मेघदादी अंत में एक कोना तलाशती अपने घर में अपने पति के न रहने पर, और उसकी 13वीं तक कौन क्या लेगा, कौन खेत पे काबिज होगा, कौन इस कमरे में रहेगा, कौन उस कमरे में, और अपनी भीतरी करुणा से उपन्यास हिला देता है हमनमरम ज्ञान चतुर्वेदी का, जो कि डॉक्टर हैं और बहुत अच्छे उपन्यासकार हैं। श्रीलाल शुक्ल का राग दरबारी जब आया था तो राग दरबारी भारतीय जो प्रशासन है उसकी भीतरी जो सच्चाइयां हैं, जिसमें कि जैसे कहा कि राजा बदलते हैं प्रजा नहीं बदलती, तो वो एक इस तरह का कैरिकेचर था, इस तरह का रिपोर्टाज था प्रशासनिक हल्के की तमाम व्याधियों को समेटता हुआ, कि आप राग दरबारी को आप जो पढ़ते हैं लोग टुकड़ों टुकड़ों में पढ़ते हैं, लेकिन उन टुकड़े टुकड़े से हिंदुस्तान के प्रशासनिक हालात की जानकारी नहीं। श्रीलाल शुक्ल के बहुत आगे तक उस शैली का कोई पीछा नहीं कर सका। उस उपन्यास पर उनको उत्तर प्रदेश सरकार ने चार्जशीट भी दिया, लेकिन उसके अगले साल उस उपन्यास को साहित्य अकादमी अवार्ड मिला। इतना बड़ा उपन्यास श्रीलाल शुक्ल ने बहुत सारे उपन्यास लिखे, बहुत सारी कहानियां लिखी, लेकिन वो एक मील का पत्थर माना गया, अपनी थीम के कारण नहीं बल्कि अपनी शैली के कारण, भीतर जो उसका व्यंग्य अंतर्निहित था। और उसके बहुत बरसों बाद, अब श्रीलाल जी भी नहीं है, पता नहीं श्रीलाल जी को पता था भी कि नहीं, वो शायद नहीं रहे तब इस उपन्यास की रूपरेखा बालदेव बना रहे होंगे मदारीपुर जंक्शन। वहां पर जैसे वो कहते हैं यहां से भारतीय देहात का महासागर शुरू होता है, तो देहात में जो खामियां है, देहात में देहात है, कस्बा है, और इतने सारे प्रपंच जो गांव के होते हैं वे सब वहां है। मदारीपुर जंक्शन ने एक ऐसे गांव की संरचना है जिस गांव में प्रधानी का चुनाव होता है, और हमारे यहाँ गीतकार ने कहा है कि नहर गांव भर की पानी प्रधान का दबदबा होता है। और जब से भारतीय प्रशासन रुपए पैसे की थैली प्रधानों तक पहुंचा रहा है, ग्राम स्वराज का जो मूल मंत्र था, सेक्रेड ऑफ, बहुत ही पावन मंत्र, वह गांव की प्रशासनिक इकाई तक पहुंच के बंदर बाट में बदल गया है। आप सब लोग गांव में नहीं रहते, हम लोग गांव में रहे हुए हैं, पालिल जी रहते हैं, और अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के ये वरिष्ठ अधिकारी भी हैं वहां, और खुद ये गोंडा के रहने वाले हैं, गोरखपुर के रहने वाले हैं, तो गोरखपुर के गांव से ये वाबस्ता है। मदारीपुर जंक्शन के केंद्र में एक प्रधानी का चुनाव है, लेकिन इतने सारे कैरेक्टर हैं और हर कैरेक्टर अपने हुनरमंद है। कोई पागल है, कोई गजेड़ी है, कोई भंगेड़ी है, कोई लंतरानी बाज है, कोई मुथन्नी है। अरे तरह तरह के दुर्गुणों से बना हुआ व्यक्ति अपने आप में नमूना है। मदारीपुर जंक्शन जैसा आप देख रहे हैं, नाम में भी एक तंज है। तो ये सब मिलकर, और दो दल हैं उसमें, इन्होंने उसके टोले के अनेक अनेक नाम रखे हुए, ये भी उसको खुद बयान करेंगे, मैं केवल भूमिका करूंगा। और दो दल उसमें होते हैं जीतने के लिए। एक दल उसमें ये करता है कि एक दलित को चुनाव लड़ा देता है, और ये सब सारी होती। दो उसमें पात्र हैं, एक दलित पात्र, उसकी बीच में हत्या हो जाती है, जैसा कि गांव में होता है। तो चुनाव में पूरी लठेती चलती राजा भैया की तरह। और एक भगेलू भी ऐसा चरित्र है जिसके ऊपर एक दूसरे किस्म का दोषारोपण है, बड़ा खल चरित्र है, वह भी नहीं रहता। और पूरे उपन्यास में जो कैरेक्टर्स हैं, गांव में मंदिर है तो वहां गांजा पिया जा रहा है, कोई वैद्य जी हैं, एक अद्भुत किस्म की उनकी आदतें हैं, उनकी अपनी भविष्यवाणियां हैं, उनका अपना चरित्र निरूपण है। हर व्यक्ति के भीतर आप घुसेंगे तो व्यक्ति आपको अलग से मिलेगा। उस प्रशासनिक मशीनरी में, गांव की मशीनरी में रमा हुआ व्यक्ति, जैसे कहते हैं गांव उस अनुभव में कढ़ा हुआ व्यक्ति पूरी तरह से। अंत में क्या होता है कि जो दलित व्यक्ति, उसको तो हत्या हो जाती है, लोग दलित के स्थान पर उसकी पत्नी को, मेघा या कुछ नाम है, उसके पति का नाम चैता है। प्रधानी में दोनों दल नहीं जीतते, जीत अंततः जीत होती है उस दलित की वाइफ की। लेकिन सवर्णवाद इस तरह से फैला हुआ है कि जो सबाल्टर्न विमर्श है, उसकी पत्नी उस प्रधान पद का दायित्व संभालने के पहले ही
वह जैसे समाधि ले लेती है और वो अंतर्ध्यान। इस तरह से उसका साहस नहीं है। चुनाव तो जीत जाती है 2 वोट से, लेकिन इतनी दुरभिसंधियां हैं। और ये मैं कह रहा हूं तो बड़ी फ्लैट भाषा में कह रहा हूं, सपाट, इसमें आरोह अवरोह नहीं है। लेकिन इनके यहां ऐसे मुहावरे हैं कि घर में भूंजी भांग नहीं, ससुरारी दही न्योता। ऐसे चलते फिरते मुहावरे हैं। सारा गांव जल गया, फूहर कहीं लत्ता गंधान। तमाम तरह के अवध के मुहावरे हैं। ये वही अवधी भाषा है जिसकी प्रयोक्ता अमिताभ बच्चन है, जिस भाषा में उनका लालन पालन हुआ। आप देखते हैं उनके स्ट्रोक्स अवध वाले। तो उसी अवध भाषा का ये एक आंचलिक इसमें तत्व भी है। चूंकि बालेन्द्र द्विवेदी जी का ये उपन्यास है और जब आया था तो थोड़ी देर बाद मैंने आउटलुक में इस पर एक आलेख लिखा था। मुझे ये उपन्यास, ये डर था कि कहीं शीलाल जी की शैली का हूबहू अनुकरण तो नहीं है, कुछ डिवेट करता है। क्योंकि जब तक आप डिवेट नहीं करते तब तक आप नया रच नहीं सकते। लेकिन बालेन्द्र द्विवेदी जी ने उस असर का एक झीना झीना परिचय देते हुए शीलाल शुक्ल की अगली पीढ़ी जिस भाषा में नए गांवों को देखती है, आधुनिक गांवों को देखती है, और शिवपालगंज जो कि राग दरबारी का केंद्र है और इनके यहां मदारीपुर, दोनों में जो अंतर है उसको बखूबी चिन्हित करते हैं। और ये नहीं लगता कि शीलाल शुक्ल का जो आवरण है इनके ऊपर चढ़ा हुआ है। एक नई शैली, एक नए तथ्य, गांव के नए समाज शास्त्र, गांव के नए प्रपंच तंत्र, गांव में जो राजनीतिक शक्तियां हैं और वे तमाम प्रकार के हलचल और कोलाहल का केंद्र हैं, और उसमें जो आम आदमी की जिंदगी है, चैता, अगेलू, उसकी औरत, और ये सब इसका बड़ा जीवंत चित्रण किया है। यह उपन्यास होता तो मैं कहता ये बताते, लेकिन ये खुद बताएं इस उपन्यास की पृष्ठभूमि को रचते हुए इन्होंने क्या सोचा। क्योंकि बालेन्द्र जी यहाँ पर हैं और लेखक जब अपनी बात करता है तो उसकी किस्सा गोई का अलग ही रूप होता है। मैं बालेन्द्र जी से पूछना चाहूंगा, मुझे तो बहुत अच्छा उपन्यास लगा कि मैं अपने गाँव में खड़ा हूँ। ऐसे चित्र विचित्र चरित्र हमारे गांव में भी हैं और हम उनसे मिलते रहते हैं। और वो सब अंदाज कि हाँ ग्राम में जीवन भी क्या है, वो सब खत्म हो गया, भाईचारा खत्म हो रहा है धीरे धीरे। वही कहा कि नहर गांव भर की पानी प्रधान का। तो इस पूरे तंत्र के बीच में आप लोग थोड़े ही लोग हैं, चूंकि ये वार्ता रिकॉर्ड हो रही है। मैं बालेन्द्र जी से कहूंगा कि उपन्यास लिखने की पृष्ठभूमि इनके मन में कैसे होगी और इसको कितने दिनों से साध कर उपन्यास के रूप में प्रतिष्ठित किया। चूंकि उपन्यास के आने के बाद इसके लगभग 5 संस्करण हो चुके हैं, अमेज़न पर बेस्टसेलर भी रहा है। तो बालेन्द्र द्विवेदी से मैं जानना चाहूंगा कि इसको रचते समय इनके मन में क्या ख्याल था और किस तरह से इसको इन्होंने समझा। सबसे पहले आप सभी को बहुत बहुत प्रणाम। श्रोता कम है लेकिन हमारे लिए हर एक श्रोता महत्वपूर्ण है। और सर ने कहा कि पृष्ठभूमि के बारे में तो मैं इतना ही कहूँगा कि कोई भी लेखक जब लिखता है तो उसकी पृष्ठभूमि वही होती है जहाँ से वो खुद पलकर बड़ा होता है और उसी को वो बेहतर तरीके से बहुत अनुभव के साथ सब देख पाता है और उसको रच पाने की क्षमता या सामर्थ्य उसके भीतर विकसित हो पाती है। जब मैंने इस उपन्यास को शुरू किया तो मुझे नहीं पता था कि ये उपन्यास क्या शक्ल लेगा, इसमें कौन कौन से चरित्र आएंगे या कथानक का स्वरूप क्या होगा, कथानक का अंत क्या होगा। ये जरूर है कि मैं जिस गांव से हूँ और उस आसपास के गांव को, वहाँ की संस्कृति को मैं बहुत नज़दीक से देखता समझता था और जो प्लॉट था कहीं न कहीं वही था जहाँ मैं पैदा हुआ हूँ। मेरे अपने गांव में मैंने देखा है कि पट्टियाँ बनी हुई हैं, ब्राह्मणों की अलग बनी हुई हैं, भूमिहार जो लोग हैं उनकी अलग है, क्षत्रियों की अलग है, इसी तरह छोटे बिरादरी की अलग अलग टोलियाँ बनी हुई हैं। तो मुझे एक जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो जिस पर रेखा चित्र जिस पर महल खड़ा किया जा सकता था वो मुझे वहाँ मिला। फिर लेकिन असली चुनौती ये थी कि ये तो सबको मालूम है कि साहब ये गांव है और यहाँ पर ये पट्टियाँ हैं, ये लोग हैं, इस मिजाज के लोग हैं। कुछ चरित्र जो मैंने देखे थे उनको नोट किया कि ये चरित्र उठाया जा सकता है। कई ऐसे भी चरित्र बने जो
2-3 चरित्रों को मिलाकर एक चरित्र बने। तो जो पृष्ठभूमि थी वो कुल मिलाकर वही थी जहाँ से मैं, जिस गांव को मैं देखता आया था या जिस ग्रामीण संस्कृति से मेरा सामना अपने अब तक के जीवन में हो पाया था। लेकिन उसको रचते समय ये जहन में कभी नहीं था, और मेरे ख्याल से इसको सोचकर कभी कोई रचना की भी नहीं जा सकती कि मैं फला की तरह बनूं या फला की तरह लिखूं या फला को कॉपी करूं। प्रभाव एक अलग चीज है और कॉपी एक अलग चीज है। प्रभाव कोई पूरी चीज नहीं है। हर पिछले का प्रभाव अगले पर पड़ता है और हर पिछले का प्रभाव अगले पर पड़ना चाहिए। अब मेरे लिए मुसीबत यह थी कि मैं व्यंग में लिखना चाहता था और उपन्यास लिखना चाहता था, तो दोनों मेरे लिए बिल्कुल नई चीजें थी। एक तो व्यंग से मेरा कोई दूर दूर तक रिश्ता नहीं था, और व्यंग में उपन्यास लिखना मतलब ऐसा है कि आप किसी दुधारी तलवार पर चल रहे हैं, थोड़ा भी फिसले तो आप जो है समीक्षकों के बीच, पाठकों के बीच हंसी का पात्र बनेंगे। तो वो एक, उसको कैसे साधा जाए, व्यंग भी हो, उसमें एक कथानक भी हो, एक मर्म भी हो, एक पीड़ा भी हो, और कहानी जो बात कहना चाहती है, जिस चीज को लेकर मैं अपनी कहानी शुरू कर रहा था, उसको एक निष्पत्ति मिले, ये बहुत चुनौतीपूर्ण था। लेकिन इसको मैंने उसी तरीके से चुनौती के रूप में लिया भी, क्योंकि मेरे लिए न तो मेरे सामने कोई था और न तो मैं ही अपने सामने था। मेरे दिमाग में ये कहीं नहीं था कि मुझे फलां की तरह लिखना है। ये अलग बात है कि अलग अलग भीतर सबके वो होता है कि कुछ लोग प्रेम पर बहुत अच्छा लिख सकते हैं, कुछ लोग सामाजिक राजनीतिक विषयों पर अच्छा लिख सकते हैं। तो व्यंग कहीं ना कहीं मेरे भीतर था, और वो छोटे छोटे बातचीत में कहीं से निकलता था, और उसको मेरे भीतर मुझे पता था कि मैं उस अपनी बात को बेहतर तरीके से एक्सप्रेस करने की क्षमता मेरे पास है। तो मैंने उसी लिहाज से इसको शुरू किया, और बाद में जब कहानी बनती गई, कहानी आगे बढ़ती गई, कई बार ऐसा भी हुआ कि कहानी कहीं जाकर अटक गई, क्योंकि कोई बिल्कुल हूबहू किसी फिल्म का मैं वो तो लिख नहीं रहा था कि बिल्कुल या तो काल्पनिक हो या बिल्कुल कोई घटना घटी हो, उसका जो है रूपांतर कर रहा हूं। तो ऐसा भी हुआ कि मैंने कहानी कुछ अपनी कल्पना से आगे बढ़ाई, अब एक जगह पर जाके वो बात आगे बढ़ी नहीं रही। जैसे घटना हुई जब चैता की मृत्यु होती है, वो लगभग 22वें परिच्छेद में उसकी मृत्यु होती है, उपन्यास 32 परिच्छेद का है। तो चैता की मृत्यु के बाद मुझे लगा कि अब कहानी क्या रूप लेगी, मुझे खुद नहीं मालूम। हो सकता है पाठकों को मुझसे ज्यादा वो बेहतर लगा हो। उसके बाद का जो घटनाक्रम है, जो राजनीतिक षड्यंत्र है, जो एक दूसरे की खींचतान है, एक दूसरे को नीचा दिखाने की जो कोशिशें हैं, जो डराने धमकाने और ब्लैकमेल करने के तरीके हैं, लेकिन वो बरबस ही चीजें आती गई। ये जरूर हुआ कि चैता की मृत्यु के बाद लगभग 15-20 दिन तक मेरे दिमाग में बिल्कुल ब्लैंकनेस की स्थिति थी कि अब इस कथानक को क्या मोड़ देना होगा। तभी कहीं से मुझे क्लिक किया कि उसकी पत्नी है और उसकी पत्नी को के चरित्र को अब उभारते हैं। उभरी और बहुत बेहतर बनकर उभरी। कहानी का अंत जहां होता है वहां लगता है कि मेघिया ही नायिका है। उसके सामने न तो छेदी बाबू, न तो बैरागी बाबू, न तो और भी जितने खल चरित्र हैं, कोई भी नहीं टिकता। लेकिन ये सब कुछ एक दिन में नहीं होता, और उसमें अब उस समय तक, जिस समय मैं रचना कर्म में रत था, उस समय तक का सारा अनुभव किसी न किसी रूप में निचोड़ कर आया। चाहे वो कोई छोटी सी घटना रही हो, या लोकोक्तियों मुहावरों का प्रयोग रहा हो, या कुछ गीतों, ग्रामीण गीतों का जो मैंने इस्तेमाल किया है, गोरख पांडे की एक तो कविताओं का भी मैंने उपयोग किया उसमें। तो वो कहीं न कहीं वो सारी चीजें जो है तब तक मेरे पास संग्रहित थी कच्चे माल के रूप में, और उसका कहानी के हिसाब से मैंने इस्तेमाल किया। और बाद में वो चीजें जब मुकम्मल होकर पाठकों तक पहुंची तो मुझे पाठकों का प्यार मिला, और मुझे तब जाकर ये एहसास हुआ कि
लगता है कि मैंने कुछ ठीक ठाक काम किया है, क्योंकि जैसा आप सर ने बताया कि उसको अमेजन पर बेस्ट सेलर का अवार्ड वो मिला था, बेस्ट सेलर रही थी। तो अमेजन से या मेल से या फ़ोन नंबर से या विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में या पाठकों के फ़ोन आने पर और अच्छे अच्छे लोगों ने मुझे इसके लिए बधाई दी, शाबाशी दी कि आपने एक परंपरा जो खत्म हो गई थी या माना जा रहा था कि उस परंपरा में अब कुछ नया नहीं रचा जा सकता, उसमें आपने उस परंपरा को उधार देने की कोशिश की है। तो मैं अपना इसे सौभाग्य समझता हूँ और इसके लिए कोई सायास मैंने कोशिश नहीं की थी। एक घटना है और शायद वो कोशिश मेरे ही हाथों होनी थी और मैं आगे भी कोशिश करूंगा। वाया फुर्सतगंज भी इसी परंपरा का उपन्यास है जिसे मैं कंप्लीट कर रहा हूँ कि उसमें भी अपने पाठकों की उम्मीदों पर मैं खरा उतर पाऊँ। बालेंद्र जी से जो दोस्त अभी आए हैं मैं बता दूं कि बालेंद्र द्विवेदी जी युवा उपन्यासकार हैं। मदारीपुर जंक्शन का नया उपन्यास वाणी से प्रकाशित है, उस पर हम लोग ये चर्चा कर रहे हैं। मैं चाहूँगा बालेंद्र जी, जो ही आपने बहुत सारे भगेलू या चैता या उसके जो बैरागी बाबू हैं, ऐसे तमाम चरित्र, और जब आप चरित्र चित्रण करते हैं तो उसका जो रेखा चित्र खींचते हैं वो बड़ा रोचक होता है। वहीं आपका तंज, वहीं आपका व्यंग्य विन्यस्त होता है और एक नई शैली का व्यंग्य मालूम पड़ता है कि इस भाषा में नया उत्खनन है। मैं चाहूँगा कि कुछ ऐसा उसका वाचन कर दें कि लोगों को लगे कि ये चित्रण कैसा है। उससे पहले ये भी बताएं कि वो जो पहला दिन था यात्रा का और जब ये पूर्ण हो गया आपकी किताब कई बार एडिट हुई, तो ये कितना समय था? इसमें लगभग 3.5 से 4 साल का समय मुझे लगा और बीच की अवधि में लगभग 6 महीने की ऐसी भी स्थिति थी जब मैंने एक पन्ना भी नहीं लिखा और कई बार ऐसी भी स्थिति हुई लगा कि यार ये बहुत बड़ा जोखिम मैंने उठा लिया और अब पूरा नहीं हो रहा, हिम्मत जवाब दे रही है। लेकिन अब वो भीतर का साहस कहिए या जो कहिए, हमेशा एक मन में ये भाव रहा कि अब ठाना है तो करना है, क्योंकि मुझे किसी और को नहीं संतुष्ट करना था, मुझे अपने को सेटिस्फाई करना था कि क्या कोई मैं ऐसा भी काम कर सकता हूँ बिना सोचे समझे कि मैं ठान लूँ और उसको उसकी मंजिल तक न पहुँचा पाऊँ। ये मेरे व्यक्तित्व की, मेरे अपने निजी व्यक्तित्व की असफलता होगी। तो मैंने उसको चुनौती के रूप में लिया और रुक रुक के कई बार मतलब मेरे ही भीतर का जो स्व है वो आपस में लड़ता था, जूझता था और लगभग 4 वर्ष इसको पूरा करने में लगे। चरित्रों की बात आपने की है सर, तो इस बारे में मैं इतना ही कहूँगा कि वो चरित्र अधिकतम वही है जो मेरे आसपास दिखते हैं, लेकिन कोई भी एक चरित्र जो हमारे उपन्यास का है वो एक मुकम्मल चरित्र नहीं है, बल्कि वो कई चरित्रों के मेल जोल से बना है। जैसे इसमें एक चरित्र है भालू बाबा का। भालू बाबा एक मंदिर के पुजारी हैं और शरीर पर केवल उनके लंगोट रहती है और देखने में वो अपने नाम के भी काफी कुछ करीब हैं। तो अब वो चरित्र लिखते समय मेरे दिमाग में अपने आसपास के जितने भी ऐसे लोग थे जो पाखंडी किस्म के हैं, साधु जो मंदिरों में बैठते हैं और गांव के जितने तरीके के नवयुवक होते हैं उनको बिठाते हैं, उनको चीलम पीना सिखाते हैं, उनके साथ आध्यात्म के नाम पर और जितने तरह के कुकर्म हो सकते हैं करते हैं। वो मैंने अपने दिमाग में पहले संकलित किया। फिर भालू नाम मुझे, मैं एक जगह गया था, एक मजार थी, वहाँ एक आदमी था, वो दिन भर शराब पिए रहता था, उस मजार पर रहता था वो हिंदू और उसने जो अपना चोला पहन रखा था वो कुछ भालू और शेर का कुछ मिक्स टाइप का चोला था, वही उसका वस्त्र था। तो वो शराब पीने के कारण वो हंसता बहुत था। हम लोग 4-5 लोग थे, तो वो जो है नाम मैंने वहाँ से लिया। मुझे बहुत हम लोगों ने उसके साथ फोटो खिंचाई और उसको भी बहुत मजा आया कि ये लोग कौन लोग हैं कि मेरे साथ हंस रहे हैं, मेरे साथ फोटो खिंचा रहे हैं। फिर वो बात इस उपन्यास की रचना के 4-6 साल पहले की थी, लेकिन वो कहीं ना कहीं मेरे अवचेतन में था। तो वो चरित्र प्लस
मेरे गांव से थोड़ी दूर पर एक मंदिर था, वहाँ एक चरित्र था जो केवल लंगोट पहन के रहता था, जो अपने को बहुत बताता था कि मैं बहुत बड़ा योगी हूँ। बाद में कुछ ऐसी घटना हुई कि महिलाओं ने ही उसको मिलकर पीटा वहाँ। तो इस तरह की चीज़ें वो सम्मिलित रूप में आई। फिर कैसे भालू बाबा हॉस्पिटल में पहुँचते हैं, हॉस्पिटल में पहुँचने के बाद उनके साथ क्या व्यवहार होता, हॉस्पिटल की दशा दिशा क्या है, ये मैंने उकेरने की कोशिश की है। मैं इसका छोटा सा अंश जो है भालू बाबा से ही जुड़ा हुआ एक अंश आपको सुनाना चाहूंगा। आज भालू बाबा ने अपनी रोज की दिनचर्या के मुताबिक पहले बासी मुंह मदिरा का आचमन किया और फिर संगी जनों के साथ चिलम चढ़ाने के बाद परिसर के तालाब के चारों ओर परिक्रमा करने निकल पड़े। यूं तो बाबा अपने यौवन काल से ही नग्न स्त्री सौंदर्य के पारखी थे, लेकिन जब से उन्होंने संन्यास ग्रहण किया था, उनका यह व्यसन एक नए यौगिक आसन में परिवर्तित हो गया था, जिसे वे अपने शिष्यों के बीच दूरदृष्टि संभोग आसन का नाम देते थे। उनके यौगिक पंथ के अनुसार यद्यपि शारीरिक संभोग सर्वथा वर्जित एवं पाप तुल्य है, किंतु वह यदि संबंधित कर्मेंद्रिय के बजाय किसी ज्ञानेंद्रिय से किया जाए तो सारा पाप पुण्य में परिवर्तित हो जाता है और ईश्वरत्व की सहज प्राप्ति होती है। इस लिहाज से दूरदृष्टि संभोग आसन पुण्य बटोरने और ईश्वर के नजदीक जाने का सबसे सहज एवं आसान माध्यम था। और फिर तालाब में नित्य प्रति नहाने वाली स्त्रियां इसके लिए अवसर भी प्रदान कर रही थी। बाबा लंगोट धारण करते थे, वह भी कदाचित इसलिए क्योंकि मदारीपुर का अज्ञानी समाज आज भी शरीर के कुछ अंगों के प्रति भेदकारी दृष्टि रखता था और नैतिकता एवं मर्यादा की रक्षा के लिए इनका ढका जाना हर हाल में आवश्यक मानता था। बाबा की यह लंगोट सदैव उनके कमर के दोनों तरफ उभरे हुए हड्डियों के सहारे एक मजबूत रस्सी के माध्यम से टिकी रहती थी और इस वेश में बाबा कई बार देश भ्रमण तक कर चुके थे। लेकिन जब आज बाबा अपने ऊपर वर्णित आसन का परीक्षण करने में रत थे, तभी न जाने अचानक से ऐसा क्या हुआ कि उनके लंगोट की डोरी ने असमर्थ होकर उनकी कमर का साथ छोड़ दिया। फिर क्या, अपनी इस स्थिति से बिल्कुल ही अनजान बाबा क्षण भर में किसी दिगंबर साथ की तरफ तालाब के चारों तरफ उन्मुक्त चरण विचरण करते नजर आने लगे। तो ये एक चरित्र है बाबा का, जिसकी वजह से जो विभिन्न चरित्रों का सम्मिश्रण है, मेरी कल्पना का भी उसमें कुछ योग है, हो सकता है। और पूरे उपन्यास में इस तरह के तरह के विद्रूप चरित्रों का विद्रूप, घटनाओं का विद्रूप और जितने भी तरह का विद्रूप हो सकता है वो आया। और ये इसके लिए मैंने कोई कोशिश नहीं की, क्योंकि कोशिश अगर मैं करके जबरन किसी विद्रूपता को दिखाने की कोशिश करता जो मेरे जहन से स्वाभाविक तौर पर नहीं निकलने की स्थिति में थी, तो वो विद्रूपता कृत्रिम होती और पाठकों का मुझे वो प्यार कभी न मिलता। बहुत ही संक्षिप्त में हमने व्यंग की बड़ी किताब मदारीपुर जंक्शन आप सब लोग पढ़िएगा, खरीदिएगा, पढ़िएगा। और बहुत अच्छा, बहुत बहुत आभार, बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। इसकी विशेषता ये है कि केवल साल भर में 4 भाषाओं में अनुवाद हुआ है और 15 जगह इसका मंचन हो चुका है। कई जगहों पे बुलावे आते, प्रशासनिक अधिकारी के जा नहीं पाते। इसकी रोचकता ये है कि उपन्यासों के इतने घमासान में, जहाँ पर अनेक संपादक, उसके प्रमोटर्स होते हैं लेखकों के, उसके बीच लखनऊ में भी इन्हें इस प्रतियोगिता का सामना करना पड़ता है। कुछ वहाँ बड़ी पत्रिकाएं निकलती हैं, लेकिन उन बड़ी पत्रिकाओं में न चर्चित होने के बावजूद देश भर में उन्हें ख्याति जो बटोरी है, वो उनके लिए ईर्ष्या का विषय भी है। लेकिन हमारे लिए ये बहुत ही आश्चर्य का विषय है और बहुत आनंद का विषय है। बहुत धन्यवाद।